दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम 2018 का PYQ देखेंगे, जो कि हम इससे पहले भी 2 वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक, फिर दूसरे वीडियो में 26 से लेकर 50 तक। आज 51 से लेकर 75 तक देखेंगे। और यह 2018 यूथ कंपटीशन का बुक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 18 जून का पेपर का आपका जो है सिटी इंटीमेशन आ चुका है। पहले शिफ्ट में पेपर है, सुबह वाले पाली में, और 18 जून को है हिंदी का। बाकी आप अपना सिटी देख लीजिए। अधिकतर जो जहाँ का है लोकल का, जो पहले नंबर पे आपने अपना सिटी भरा था वहीं पे उसको मिला है। अधिकतर मतलब 90% चांस है, 90% से ज़्यादा भी। क्वेश्चन 51 है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और कैसा लगता है, कैसा लगा, यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन आपका है कौर नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, या फिर गांधारी का साप। यही आगे पीछे करके दिया गया है। तो जो इसका सही जवाब है ना, जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही जवाब है, वो ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले आएगा कौरव नगरी ऑप्शन के अनुसार। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का साप। और सांप मतलब अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है और 1955 में यह प्रकाशित हुआ था। और इसका जो सही क्रम की बात की जाए तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का साप है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन 52 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसके सही जवाब की बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है। यानी पहले आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर सहचर है समय और आज के अतीत। और इसका हम लोग सन भी देखते हैं और किसने लिखा वह भी देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 का। अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 का। सहचर है समय किसका है? रामदरस मिश्र का 1991 का। आज के अतीत भीष्म साहनी का है सन 2003 का। इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53 का। 53 क्या है? कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रस अलंकार रीति और ध्वनि। रस अलंकार रीति और ध्वनि। रस अलंकार के जो आचार्य प्रवर्तक आचार्य हैं माने जाते हैं भरत मुनि, अलंकार के भामह, रीति के वामन, ध्वनि के आनंद वर्धन। और और इनका जो समय है भरत मुनि दूसरी, इसका समय भामा का 6वीं, वामन 8वीं और आनंदवर्धन 9वीं सती। क्वेश्चन 54 है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है आपका काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम और ध्वन्यालोक। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि काव्यादर्श। काव्यादर्श है यहाँ पे, ध्वन्यालोक है, काव्य मीमांसा है और वक्रोक्ति जीवितम है। और किसकी रचना है? तो काव्यादर्श जो है वह दंडी का है, ध्वन्यालोक आपका आनंदवर्धन का, काव्य मीमांसा राजशेखर का, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है। और इसका जो समय है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका काव्यादर्श 7वीं, ध्वन्यालोक 9वीं, काव्य मीमांसा 9वीं सती का उत्तरार्ध, इसके बाद वक्रोक्ति जीवितम 10वीं सती। क्वेश्चन 55 है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या होगा? पाश्चात्य विचारकों का। तो ऑप्शन है आइए रिचर्ड, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। मतलब सैमुअल टेलर कॉलरिज एक ही में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नाम दिए गए हैं और यहाँ पे चारों नामों को आपको बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, मतलब खाली कॉलरिज से याद कीजिए। कॉलरिज है, फिर मैथ्यू अर्नाल्ड है, फिर ऑस्कर वाइल्ड, फिर लास्ट में आपके आइए रिचर्ड्स हैं। कॉलरिज का जन्म 1772, अर्नाल्ड का 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856 और रिचर्ड का 1893। क्वेश्चन 56 है। इसमें आप कथन और कारण है, यानी कि असर्शन और रीजन है। इसे स्थापना और तर्क भी कहते हैं, अभिकथन और तर्क भी कहते हैं, और कारण और
तर्क भी कहा जाता है। तो देखिए एसर्शन क्या है, हम लोग एसर्शन रीजन के रूप में ही जानेंगे। हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में एक ही है, एसर्शन रीजन। एसर्शन है आपका काव्य श्रवण या फिर नाट्य दर्शन। काव्य श्रवण या फिर नाट्य दर्शन क्या है कि से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय है, यह पहला है। और इसका कारण है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो ये जो बात है ना, ये पहली बात तो सही है, दूसरी बात गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वह वही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एक ही होगा। मतलब एक में जो दिया है ना, पहला सही दूसरा गलत, कारण इसका गलत। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसका विश्लेषण में। क्वेश्चन 57 देखते हैं, विश्लेषण भी देख लें ताकि हमें समझने में फायदा मिले। काव्य श्रवण या फिर नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, यह कथन सत्य है क्योंकि सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य से या नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, न कि पश्चिमी शास्त्रों में। इसीलिए वहीं पे भारतीय हो जाता तो सही हो जाता। क्वेश्चन 57 है, यह भी आपका अभिकथन और कारण है। तर्क अभिकथन और मतलब एसर्शन और रीजन है। देखिए इसमें अभिकथन है, रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प, और इसका कारण है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार वीर हास्य करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो जो इसका जो सही बात है इसमें वह क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 58 में 58 नहीं 57 का जो सही जवाब है कि इसमें जो पहली बात है वह सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका विश्लेषण की बात की जाए तो रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प। कथन सही है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार वीर हास्य करुण विभत्स आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए इस निर्विकल्प ज्ञान का विषय है। जबकि तर्क में दिया गया है कि इस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पहली बात सही दूसरी बात गलत, अभिकथन सही और उसका तर्क गलत, एसर्शन सही रीजन गलत। अगला भी हमारा वही है, एसर्शन रीजन ही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अभिकथन में जो दिया है, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है, और कारण दिया है क्योंकि सृजनशील व्यक्ति तो गतिशील के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसमें है दोनों बातें यहाँ पे सही है, दोनों बातें जो है इसकी व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है। क्वेश्चन 59 की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका कथन और कारण है। कथन आपका दिया है, कला भी ज्ञान का एक प्रकार है और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। और कारण में क्या दिया है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। तो इसमें दोनों बातें यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। यहाँ पे हम लोग इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 60 है, प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक मतलब वही है, असर्शन रीजन ही है। देखिए पढ़ते हैं, मिथक शास्त्र मिथक शास्त्र है मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। और इसका जो तर्क दिया गया है, क्योंकि यह एक असत्य कथा क्योंकि यह एक असत्य कथा मिथ्या और कोरी कल्पना है। हालांकि आजकल मतलब कि थोड़े से कम देता है सर्सन रीजन, लेकिन देता है 2018 में ज़्यादा देता था, और वहाँ पे आपका पैराग्राफ के जो क्वेश्चन थे वह 5 ही आते थे, तो इस सर्सन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। तो तर्क है क्योंकि यह एक असत्य कथा और मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो इसका जो सही जवाब है ना, वह दोनों चीज़ें यहाँ पे गलत है, यह भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे आप विश्लेषण भी देख सकते हैं कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, यह कथन गलत है क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक संरचना है जो रूढ़िवादी होती है। तर्क, क्योंकि यह एक असत्य कथा मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है, गलत है क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सत्य कथा तथा कुछ यथार्थ कथा है, कुछ सत्य है कुछ झूठ है। ठीक है, क्वेश्चन 61 देखते हैं, कथन कारण है। कथन पढ़ते हैं, संचारी मतलब अभिकथन, संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है, और इसका तर्क जो दिया है क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो इसमें आपका दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे सही है। इसका विश्लेषण भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विवाह अनुभव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन 62 यहाँ पे हम देखते हैं, कथन और कारण है। अभिकथन क्या लिखा है? छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। और इधर इसका दिया है तर्क। तर्क में क्या दिया है, यानी रीजन में, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो यह दोनों बातें यहाँ पे गलत हैं, दोनों बातें गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसका विश्लेषण देखते हैं। छायावाद क्या है? छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, सही नहीं है, इसलिए कि छायावाद में प्रकृति चित्रण, सौंदर्यबोध तथा रहस्यवाद के साथ मानसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन 63 देखते हैं, एसर्शन और रीजन का ही। क्वेश्चन नंबर 63, कथन कारण इसमें भी है, एसर्शन रीजन। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इसमें इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। इसका कारण है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो इसमें दोनों बातें सही है, यानी कि इसका जो कथन है वह भी सही है, तर्क भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही है। व्याख्या का मतलब कि इसकी व्याख्या करता है तभी तो सही है। क्वेश्चन 64 है, एसर्शन है वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। कारण दिया है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो जो यह बात यहाँ पे कही गई है, दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि उधार नहीं ली जा सकती और वीरता का अर्थ आपका मनोबल से होता है, और मतलब शरीर बल के साथ मनोबल के साथ है, दोनों के साथ है। क्वेश्चन 65 है यहाँ पे, कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 65, अभिकथन है परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, और इसका कारण है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो यहाँ पे जो है पहली बात तो सही है कि परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, और जो इसका तर्क है वह गलत है कि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, यह बात गलत है। दूसरा मतलब पहला यहीं पे आपका पहली बात सही, दूसरा बात गलत, यानी जो एसर्शन है सही, रीजन गलत। तो क्वेश्चन 66 देखते हैं, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। इसका जो बात है यह दोनों बातें सही है। सही है कि उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता के मानव मूल्यों में गिरावट आई है। क्वेश्चन 67 है, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, तर्क है लेकिन इसका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो सही है, दूसरी बात गलत है, और कल्पना से इसका संबंध होता है। काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत नायिका वर्णन विरह वर्णन में चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ कहता है, तो इसमें इसीलिए दूसरी बात गलत है, पहली बात सही। क्वेश्चन 68 है, क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता है, और इसका जो कारण दिया है वह कारण है आपका कि क्योंकि क्लासिक नाट्य एक गतिशील नाट्य है। तो इसमें क्या है कि पहली बात गलत है और दूसरी बात सही है। पहली बात गलत है, पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है। क्या हम बोल रहे हैं? हाँ सही तो बोल रहे हैं। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता है, देश कालातीत होता है, यह बात इसीलिए गलत है। और दूसरी बात आपका सही है, क्योंकि क्लासिक नाट्य एक गतिशील नाट्य है, पाठ है, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, ये गलत, आर सही।
क्वेश्चन 69 है, यहाँ पे भी है असर्शन रीजन। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, और इसका जो तर्क दिया है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो पहली बात तो सही है, दूसरी बात सही नहीं है कि इसीलिए इन पे आरोप लगा। ऑप्शन नंबर सी ए सही, आर गलत, असर्शन सही, रीजन गलत। चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, यानी कि यूटोपिया का मतलब आदर्श राज्य है, यह बात सही है। जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा, यह तर्क गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिकोण नहीं मिलता है। यह तो बात मतलब कि उलट टाइप का कर दिया है। तो पहली बात तो सही है और दूसरी बात गलत है, असर्शन सही, रीजन गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही। क्वेश्चन 71 है, फिर से असर्शन रीजन। भ्रम कल्पना और प्रतिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस भ्रम कल्पना और प्रतिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जाता है, और इसका जो तर्क है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वह दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही हैं, और यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं आंसर भी दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। क्वेश्चन 72 भी असर्शन रीजन है। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए तर्क दिया है, इसलिए श्राद्दिश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। पहली बात तो सही है और दूसरी बात गलत है, असर्शन सही, रीजन गलत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 73 है, प्रकृतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी है। उन्हें कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी है, उसी को उन्होंने दिखाया है। तो यह बात क्या है, यह बात आपका सही है, और कारण दिया इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पे प्रकृति का वन्य पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो यह बात गलत है, जो तर्क है वह गलत है। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 74 है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो जो यह बात है, पहली बात तो सही है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, और दूसरी बात जो है यह गलत है कि कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। कर सकती है, छोटी है तो क्या हुआ, मतलब कर ही नहीं पाएगी, इसलिए रीजन गलत है, और जो कथन है अभिकथन वह सही है, ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन 75 है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, यह अभिकथन है और तर्क है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो पहली बात तो सही है कि नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, यह तो सही है, लेकिन दूसरी बात गलत है कि हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है, यह बात गलत है, गलत है। ऐसा नहीं है कि नकारता है, यहाँ पे हम विश्लेषण भी देख सकते हैं। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी की मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, न कि नकारता है। मतलब उस स्थिति को दर्शाता है, नकार देगा तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन पे आ गए, मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है समाप्त। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक भी करते रहिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा।